तो स्वागत है आप सभी का सांख्यिकी अध्ययन के इस वीडियो लेक्चर में। द्वादश के सभी बच्चे जिन्होंने वाणिज्य गणित एक वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना है, उन्हें सांख्यिकी का अध्ययन करना होता है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बातें पढ़ी, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा विषय है वर्ग अंतराल बनाने की अपवर्जी तथा समावेशी विधियाँ, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव मेथड्स ऑफ क्लास इंटरवल्स। सबसे पहले जानते हैं कि अपवर्जी विधि क्या होती है। एक्सक्लूसिव मेथड, यह विधि जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है, इस विधि को अपवर्जी विधि कहते हैं। ऐसा कहने का कारण है, इसके अनुसार एक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उसी वर्ग में नहीं लिया जाता, बल्कि उसके अगले वर्ग में लिया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक 40 है, तो उसकी गणना 30 से 40 वर्ग में न करके 40 से 50 वर्ग में की जाएगी। 30 से 40 में तो 40 है ना यहाँ पे, लेकिन क्या कहा गया ऊपर कि इसके अनुसार एक वर्ग की ऊपरी सीमा, ये एक वर्ग है, इसकी ऊपरी सीमा 40 है, तो एक वर्ग के ऊपरी सीमा का मूल्य उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। ऊपरी सीमा का मूल्य 40 है, लेकिन यह इस वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा। ये कहाँ शामिल किया जाएगा? अगले वर्ग में किया जाएगा। अगला वर्ग क्या है? 40 से 50। तो 40 प्राप्तांक अगर किसी विद्यार्थी के हैं तो उसे 40 से 50 वाले वर्ग में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपवर्जी वर्गांतरों को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इसी तरह से आगे 50 से 60, 70 से 80, 90 से 100 वगैरह। अपवर्जी के बाद हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि समावेशी क्या है। तो देखिए, नाम ही इसका है समावेश करने से संबंधित। इंक्लूसिव मेथड वो एक्सक्लूजन से बना है। अपवर्जी जो है ना, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, लीविंग समथिंग। तो इसमें क्या लीव करते हैं, क्या छोड़ देते हैं, क्या एक्सक्लूड कर देते हैं? जो उच्च सीमा है, अपर लिमिट, इस अपर लिमिट को हम पहले वर्ग में शामिल नहीं करते। दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव मेथड। लेकिन इसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड। रीज़न क्या है इसका? रीज़न यह है कि इस प्रकार की विधि में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में ले ली जाती है, यानी कि जो ऊपरी सीमा होती है वह उसी वर्ग में शामिल होगी। इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा में अधिकतम एक का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, इस विधि में वर्ग 0 से 9 है, फिर अगला होगा 10 से 19, फिर होगा 20 से 29, 30 से 39 और इसी तरह से 70 से 79। इसी तरह से वर्ग आप बनाते चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या है, इस उदाहरण में पहले वर्ग में 0 से 9 तक के सभी अंक शामिल होंगे। इसमें पहले वर्ग में 0 निम्नतम सीमा है और उच्च सीमा 9 है। तो इसमें अगर किसी भी विद्यार्थी के अंक 0 या 9 तक हैं तो वह इसी में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें उच्च सीमा भी शामिल हो रही है, इसीलिए ये समावेशी विधि है। वर्ग बनाने की या वर्गीकरण की ये समावेशी विधि है कि इसमें निम्न और उच्च दोनों सीमाओं के मूल्य शामिल होते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे वर्ग में 10 से लेकर 19 तक की मूल्य शामिल हो जाएंगे। तो जहाँ माप पूर्णांकों में होती है वहाँ यह विधि उपर्युक्त है। उपर्युक्त लिखा है, ये दरअसल उपयुक्त शब्द आएगा, उपयुक्त है यानी कि एप्रोप्रिएट है। यदि मूल्यों में दशमलव बिंदु हों तो उनका वर्ग निश्चित करने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में समावेशी वर्गांतरों को अपवर्जी वर्गांतरों में बदल लेना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम बदलेंगे समावेशी को अपवर्जी में। और ये कब हमें बदलना होता है? जब हमें जो मूल्य दिए गए हैं वो पूर्णांक नहीं है, दशमलव में उनके मूल्य अगर हैं तो करना क्या होगा? इसके लिए एक वर्ग की ऊपरी सीमा और उससे अगले वर्ग की निचली सीमा के बीच में जो अंतर होगा, जनरली वो एक होता है। उपयुक्त उदाहरण में एक का डिफरेंस है। अब देखिए, यहाँ 0 से 9 है और यहाँ 10 से 19 है। तो 9 और 10 के बीच में अंतर कितने का है? 9 और 10 के बीच में अंतर है 1 का। तो 1 का आधा, इन्होंने क्या बोला? इसको फिर से सुने, ज़रा समझने की कोशिश करें। इन्होंने बोला कि अगर हमें
समावेशी से अपवर्जी श्रेणी बनानी है तो हमें क्या करना होगा, एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा के अंतर का आधा, एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा के अंतर का आधा यानी कि 1/2, उसे निचली सीमाओं में से घटा देंगे और ऊपरी सीमाओं में जोड़ देंगे। तो निचली सीमाओं में घटाने का मतलब क्या है और ऊपरी सीमा में जोड़ने का मतलब क्या है, ये क्या है, ये है आधा। आधा यानी कि कितना, 0.5। तो 0.5 अगर आप 9 में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 9.5। और अगर आप यहाँ अगले वर्ग की निचली सीमा से घटा दें 0.5 तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0.5 वो कितना हो जाएगा, 10.5। तो आप देख लीजिए ज़रा सा क्या बनेगा, जो आपका अगला वर्ग बन जाएगा, जो ये यहाँ पे 10 से 19 है, ये बन जाएगा 9.5 से 19.5। अगला वर्ग क्या बन जाएगा, 19.5 से 29.5। इसे एक नए उदाहरण से समझते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई का वर्गांतर 141 से 145 था, फिर 145 से 150 था और इसी तरह से 156 से 170 आदि था। अगर आपको समावेशी को अपवर्जी में बदलना हो तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 141 से 145 को आप लिखेंगे 140.5 से 145.5। 146 और 150 को आप लिखेंगे 145.5 से 150.5। ये कैसे बना, ये ऐसे बना कि यहाँ पहले क्लास का जो अपर लिमिट है और अगले क्लास का जो लोअर लिमिट है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 146 माइनस 145 करने पर 1 आएगा, उसका आधा करेंगे यानी कि 0.5 आएगा। इस 0.5 को आप निम्नतम सीमा से क्या करेंगे, निम्न सीमा से क्या करेंगे, माइनस करेंगे और जो उच्च सीमा है उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए अगर आप 141 से 0.5 जो यहाँ आया था इसको अगर माइनस कर दें तो क्या आएगा, 141 माइनस 0.5 तो ये 140.5 हो जाएगा। और 145 में अगर यही 0.5 जोड़ेंगे तो 145.5 हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जिन्हें कोई दिक्कत है वीडियो को रिपीट करके अगर एक बार फिर से सुनेंगे समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। अपवर्जी और समावेशी विधि में अंतर क्या है, अंतर यही है कि अपवर्जी विधि में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है, परंतु समावेशी विधि के अंतर्गत इन सीमाओं में एक का अंतर होता है। दूसरा, अपवर्जी वर्गांतरों में एक वर्ग की उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित नहीं की जाती। अपवर्जी यानी इंक्लूसिव, बल्कि समावेशी अपवर्जी में यानी एक्सक्लूसिव, माफ़ कीजिएगा एक्सक्लूसिव, जिसमें एक्सक्लूड कर देते हैं अपर लिमिट के मूल्य को, ठीक है। और उसके बाद में आता है समावेशी विधि जिसमें उस वर्ग की उच्च सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है। तीसरा, गणना क्रिया को सरल करने के लिए बेहतर है कि समावेशी को आप अपवर्जी में बदल लें। जहाँ मूल्य पूर्णांकों में हों समावेशी विधि वहाँ उपयुक्त हो सकती है, लेकिन अन्य स्थितियों में अपवर्जी विधि यानी कि एक्सक्लूसिव मेथड ही बेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी जानेंगे वर्गीकरण से संबंधित। जैसे कि सबसे पहली बात कि वर्ग यानी कि क्लास क्या होता है, तो क्लास जैसे 10 से 20 एक क्लास है, 20 से 30 एक दूसरा क्लास है। तो ऐसे समूह जिनको आंकड़ों में विभक्त किया जाता है, ऐसे समूह जिनमें आंकड़ों को विभक्त किया जाता है उन्हें वर्ग बोलते हैं। आंकड़े हम जैसे किसी बच्चे के मार्क्स हैं या किसी क्लास में किसी विषय में जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स, उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। अब अलग अलग बच्चों के प्राप्तांक को हम किसी एक विषय में प्राप्तांक को अगर हम समूहों में बांटें तो हम किस तरह से बनाएंगे, पहला समूह बनेगा 0 से 10, दूसरा बनेगा 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, 50 से 60 और ऐसे ही 90 से 100। तो ये जो नंबर यहाँ पे हम बांटेंगे, आंकड़े हैं नंबर, मार्क्स क्या हैं, आंकड़े। तो आंकड़ों में हम ऐसे समूह को जिनमें हम आंकड़ों को विभक्त करते हैं वह सारे समूह क्या कहलाते हैं। जैसे 0 से 10 का एक समूह हो गया, 10 से 20 का दूसरा समूह हो गया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। वर्ग सीमा, जैसे ये ऊपर वर्ग है तो निम्न सीमा क्या होगी, निम्न सीमा होगी 10 से 20 में 10 और 20 से 30 में 20। उच्च सीमा
10 से 20 में उच्च सीमा है 20, और और जो 20 से 30 है इसमें उच्च सीमा 30 है। तो किसी भी वर्ग के प्रथमांक अथवा न्यूनतम राशि को आप उसकी निम्न सीमा बोलते हैं। किसी भी वर्ग के अंतिम अंक यानी आखिरी अंक या उच्चतम राशि को आप उसकी उच्च सीमा बोलते हैं। अब ये वर्ग अंतराल क्या होता है? वर्ग अंतराल से तात्पर्य हो गया कि जो आपका क्लास होता है उसमें वर्ग की उच्च सीमा को अगर आप वर्ग की निम्न सीमा से घटा देते हैं तो जो आता है वो आपका वर्गांतर होता है। इसे वर्गांतर भी बोलते हैं या वर्गांतर या वर्ग अंतराल। इसे क्लास इंटरवल बोला जाता है, CI लिखते हैं, या कहीं कहीं कुछ लोग केवल स्मॉल i से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, देखिए वर्ग चिन्ह ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे मध्य बिंदु के नाम से जानते हैं। इसे मध्यमान भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। ज़्यादातर इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल होता है वह मिड वैल्यू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मध्यमान या मध्य मूल्य, ये सब नाम एक ही चीज़ के हैं जिसे आप वर्ग चिन्ह बोल रहे हैं, ठीक है। इसे आप मिड वैल्यू ऐसे करके शॉर्ट में लिखते हैं। उच्च सीमा अपर लिमिट माइनस निम्न सीमा लोअर लिमिट अपॉन 2, ऐसा करने से आपका मध्यमान मिड वैल्यू आ जाती है। बारंबारता क्या होती है? जो दिए गए आंकड़े होते हैं उसमें आने वाले जितने भी छात्र होंगे या जितने भी जैसे मान लिया हमने देखा कि सांख्यिकी विषय में जो विद्यार्थी थे, सांख्यिकी विषय में विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? प्राप्तांक। और हमने पहला वर्ग बनाया था 0 से 10, तो अगर 0 से 10 में लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है तो यही इसकी बारंबारता है। 10 से 20 में अंक लाने वालों की संख्या मान लेते हैं कि 3 है, तो ये इसकी बारंबारता है। यानी कि किसी एक समूह विशेष में जितने भी विद्यार्थी उतने अंक लाने वाले होंगे वो विद्यार्थियों की संख्या उसकी बारंबारता कहलाएगी। जो यहाँ लिखा है जरा इसे देखिए, दिए गए आंकड़े में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। तो दिए गए आंकड़ों का तात्पर्य यहाँ पर समूह से है, यानी कि क्लास से है। दिए गए क्लास में आने वाले प्रत्येक आंकड़े, जो भी आंकड़ा है प्रत्येक, जैसे 0 से 10 में हो सकता है किसी एक विद्यार्थी के नंबर 3 थे, दूसरा विद्यार्थी जो था उसके नंबर 7 थे, तो ये प्रत्येक अंक 3 और 7 एक आंकड़ा है, और ये भी 0 से 10 भी एक आंकड़ा है। तो दिए गए आंकड़े में 0 से 10 में 0 से 10 आंकड़े हैं, ये एक लिमिट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। इसमें जिन बच्चों के 2, 3, 4, 0 से लेकर 9 तक जितने भी बच्चों के अंक होंगे वह उनकी कुल संख्या, यानी कि कुल कितने विद्यार्थी हैं जिनके अंक 0 से 9 के बीच में हैं, वह कुल संख्या यहाँ लिखी जाएगी। अगर सांख्यिकी में अंक जो लाने वाले विद्यार्थी हैं उसमें से 2 ही विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 0 से 10 के बीच में हैं, 3 और 7, तो ये 2 यहाँ पर बारंबारता कहलाएगी। दिए गए आंकड़े में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है, ठीक। उसके बाद में आता है वर्ग आवृत्ति, क्लास फ्रीक्वेंसी। देखिए किसी वर्ग विशेष की सीमा में आने वाले आंकड़ों की संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति बोलेंगे। तो इसे ऐसे समझ लीजिए, ऊपर वाले और इस वाले में मैंने आपको जब अभी ऊपर बता रहा था तो मैं वर्ग का ही बता रहा था। वर्ग आवृत्ति जो अभी उदाहरण दिया था ये उसके लिए एक्सप्लेनेशन होगा। तो फिर पांचवें को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसे समझ लीजिए, कहीं पे मान लिया आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े इनको हम x बोल लेंगे। तो जैसे मान लिया हमने कहा नंबर जिन जिन बच्चों के ऐसे हैं, जैसे 10, 20, 30 ये मार्क्स हैं। 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 3 हैं, 20 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 4 हैं। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे आंकड़े हैं, वर्ग नहीं दिया गया। अच्छा, यहीं पे अगर मान लिया कहीं पे ऐसा दिया गया हो कि ये लिखा होता क्या, ये लिखा होता 0 से 10, तो लिखा होता 10 से 20, और उसमें ये होते तो ये वर्ग हो जाते, ये आंकड़े की जगह क्या हो जाते? वर्ग। तो अगर केवल पद दिए गए हैं और उनके आगे बारंबारता दी गई तो उसे केवल पद बारंबारता या बारंबारता बोलते हैं। इसे आप पद बारंबारता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जो ऊपर ये दिया गया है इसको आप पद बारंबारता बोल सकते हैं, ठीक। पद का मतलब होता है यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल यानी चर, यानी कि x, ओके। और वर्ग आवृत्ति अभी आपने समझ ली कि किसी वर्ग विशेष की सीमा में आने वाले आंकड़ों की संख्या उस वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी क्या होती है? यदि वर्गीकृत आंकड़ों को प्रत्येक आंकड़ों की बारंबारता के साथ सारणी के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए
तो इस प्रकार की निर्मित सारणी को बारंबारता सारणी कहेंगे। जैसे हमने कहीं पे मान लेते हैं समझने के लिए, अगर हमने कहीं पे यहाँ पे लिखे क्या बारंबारता सारणी में, यहाँ लिखे हमने पद लिख लिए 5, 7, 8, 13, फिर इनके आगे लिखा बारंबारता। पद का मतलब x, बारंबारता का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो पद बारंबारता में हमने यहाँ पे बारंबारता लिखी 2, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 2, या मान लेते हैं यहाँ लिख दिया 4। ठीक, तो अब ये पद है, ये बारंबारता है, यहाँ पे ये रोज़ हैं, ये कॉलम हैं, ये वाले जो ऐसे कॉलम हैं। तो ये कॉलम और रोज़ अगर हो जाएं, रोज़ और कॉलम के साथ जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं, टेबल। तो ये पद बारंबारता को प्रस्तुत करती हुई टेबल है। ठीक है, तो इसे बारंबारता सारणी बोलेंगे। बारंबारता सारणी के बाद देखिए क्या लिखा है, यदि वर्गीकृत आंकड़ों को प्रत्येक आंकड़ों की बारंबारता के साथ सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इस प्रकार की निर्मित सारणी को बारंबारता सारणी बोलेंगे। अगर किसी वर्ग विशेष की बारंबारता और उसकी संचयी बारंबारता के साथ अगर हम उसे प्रस्तुत करते हैं तो वो संचयी बारंबारता कहलाती है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ x लिखे, यहाँ लिखा 2, 3, 5 और इसके आगे इनके लिखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 1, 4, 3। इसकी अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या करते हैं, हम यहाँ एक जो दिया है इसको सीधे सीधे ऐसे ही लिख लेंगे। फिर एक में हम करेंगे +4 और ये कितना आ जाएगा 5। तो 1 + 4 किया तो 5 आ गया। प्लस यहाँ क्या करेंगे 5 + 3, ये वाले 5 और इसमें नीचे वाले 3 जोड़ के यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ 1, 5, 8 जो हैं ये क्या है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं। ये जो मैंने बना रखा है, क्योंकि ये कॉलम और यहाँ पे ये कॉलम और यहाँ पर ये रोज़ आपको दिख रही हैं, तो ये दरअसल क्या है, ये है आपकी श्रेणी बारंबारता सारणी। और अगर संचयी बारंबारता के साथ आप इसे बनाएंगे तो इसे संचयी बारंबारता सारणी कहा जाएगा। ठीक है, फिर आता है बात परिसर यानी रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होगा, कुल आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम राशि के अंतर को परिसर यानी कि रेंज बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लिया कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने सांख्यिकी में कुछ अंक प्राप्त किए, तो न्यूनतम अंक अगर मान लेते हैं किसी भी विद्यार्थी के हैं 7 और अधिकतम अंक अगर मान लेते हैं कि 100 में 98 हैं, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूनतम अंक हैं और ये अधिकतम अंक हैं, सर्वोच्च अंक हैं। तो इसका क्या होगा, अधिकतम और न्यून राशि का अंतर यानी कि 98 - 7 यानी कि 91 यहाँ पर परिसर होगा। तो ये तो हो गया वर्गीकरण। वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण के कुछ नियम हैं, इसे समझ लीजिए कि वर्ग माप समुचित होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा। जैसे हम 0 से 10 बनाते हैं तो वर्ग माप 10 की है। अगर हम 0 से 5, 5 से 10 बनाते हैं तो वर्ग माप 5 की है। तो ये बहुत बड़ा ना हो बहुत छोटा ना हो। अगर हम ये वर्ग माप अभी 500 का बना लें 0 से 500, तो ये हमारे लिए सही, हमारे उद्देश्य को पूरा शायद ना कर सके। वर्ग की प्रथम और अंतिम सीमाएं ज्ञात होनी चाहिए, नहीं तो वर्ग नहीं बन पाएगा। अगर हमने एक में लिख रखा है 0 और आगे हमें x लिख रखा है तो पता नहीं चलेगा, ये वर्ग नहीं बन सकेगा। ठीक है, वर्ग विस्तार समान होना चाहिए। अगर हम वर्ग बना रहे हैं 0 से 10, फिर यहाँ 10 से 20 और अगला हम 20 से 40 बनाएं तो ये वर्गीकरण सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 20 का डिफरेंस हो गया और यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस था। प्रत्येक वर्ग का स्पष्ट स्वरूप होना चाहिए ताकि यह ज्ञात हो सके कि कौन सा पद किस वर्ग में रखा जाए। तो वर्ग का सही स्वरूप का मतलब है 0 से 10, 10 से 20 इस तरह का हो। कहीं 0 से 9 है फिर कहीं 11 से है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। संचयी बारंबारता की दशा में प्रत्येक वर्ग की केवल एक सीमा दी जाती है। इस प्रकार की सारणी में उच्च सीमा लिखकर उसके बाद में कम लिख दिया जाता है या अधिक भी लिखा जा सकता है। कम का एक उदाहरण यहाँ आपके सामने है, देखिए लिखा है 10 से कम। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं वो 3 हैं। इसका आशय क्या है, 10 से कम कितना हो सकता है, 0 से लेकर के 10 तक, 10 से कम ही तो कहलाएगा। तो 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर या तो 0 हैं या 9 तक होंगे, 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 10 से कम नहीं है, 10 10 के बराबर है। हाँ, अगर किसी बच्चे के 9.5 है तो वह भी 10 से कम है। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10 से कम अंक प्राप्त किए।
8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो 20 से कम का मतलब है 0 से लेकर के 19 तक, ये 20 से कम है। 19.5 भी मान लेंगे। 19.5 ही क्या, इसमें आप 19 3/4 भी मान सकते हैं, और यहाँ तक कि आप 1999/100 भी मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कितना मैंने बोला, 1999/100 भी मान सकते हैं, जो इसमें शामिल है 20 से कम में। 30 से कम में वो 0 से लेकर के 30 से कम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर शामिल हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपको इसे अपवर्जी में बदलना हो तो देखिए, समझिएगा ज़रा, 10 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं 3, और 20 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं 8। इस 20 से कम में 10 से कम वाले 3 भी तो शामिल होंगे। तो अगर हमें केवल लिखना हो क्या, 10 से 20, 10 से 20, जैसे ये तो 10 से कम है तो ये 0 से 10 हो ही गया 3। जब 20 से कम दिया गया है तो इसमें 0 से 20, ये पूरा आपका 20 से कम का तात्पर्य क्या होता है, 0 से 20। इसे हमें 10 से 20 में अगर बदलना है तो हम जानते हैं 0 से 20 में से अगर हम 0 से 10 वाली वैल्यू घटा दें, 0 से 20 वाली वैल्यू कितनी है 8, और 0 से 10 वाली वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 हो गया। 30 से कम है 14। आप जानते हैं 30 से कम में वह भी शामिल हैं जो 20 से कम थे 8। तो अगर हम 14 में से 8 घटा दें तो कितना आएगा 6। इसी तरह से 6 और 5 कैसे निकाला गया होगा, निकालें, कोशिश करें, और अगर समझ में आ जाए तो बताएं। निम्न सीमा लिखकर उसके बाद हम जैसे उच्च सीमा लिखा और उसके बाद में कम लिख दिया, तो यह एक तरीका है संचयी बारंबारता श्रेणी बनाने का। दूसरा है निम्न सीमा को लिखकर उसके बाद अधिक लिखा जा सकता है। जैसे हमने लिखा 0 से अधिक, तो 0 से अधिक तो अगर प्राप्तांकों की बात करें तो 100 तक हो सकते हैं ना पूरे। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 0 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो 25 हैं। इसका मतलब ये कुल विद्यार्थियों की संख्या है। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10 से अधिक प्राप्त किए हैं वो 20 हैं। तो ज़रा सा समझिएगा, जिन विद्यार्थियों ने 10 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि वो सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके अंक, जिनमें 0 से अधिक, और कहाँ तक 0 से 10 वाले अंक शामिल नहीं होंगे। तो अगर 10 से अधिक कहा गया है 20, तो इसमें कम से कम 0 से 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी तो नहीं शामिल होंगे। तो अगर कहा गया 0 से अधिक 25 हैं और 10 से अधिक 20 हैं, तो इसका मतलब 0 से 10 लाने वाले कितने हो गए 5। इसके लिए क्या किया, 25 - 20। फिर कहा गया 20 से अधिक कितने हैं, 20 से अधिक हैं 16। तो इसका मतलब है 0 से लेकर के 20 तक जो भी विद्यार्थी हैं वह इसमें शामिल नहीं हैं। तो आपने देखा था कि इसमें ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 10 से अधिक जो विद्यार्थी थे वो कितने थे 20, और 20 से अधिक विद्यार्थी कितने हैं 16। तो 20 में से 16 घटाइए तो यहाँ 4 आ जाएंगे। ऐसे ही 16 में से 8 घटाइए तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे। 8 में से 4 घटाइए तो 4 आ जाएंगे। और 40 से अधिक कितने हैं 4। 40 से अधिक अगर हम 50 तक ही अंक मानते हैं, इसके आगे दिया नहीं गया, तो 40 से अधिक 50, यानी कि ये 40 से 50 ही तो है, तो ये 4 का 4 पूरा लिख लिया जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो आप 4 - 0 घटाएंगे तो 4 ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपने जान लिया। अगर वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण अगर आप करते हैं तो इसकी कुछ समस्याएं आती हैं और उनके कुछ निराकरण भी हैं, ज़रा हम उन्हें भी जानें। देखिए, वर्ग अंतराल में जब आप वर्गीकरण कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आता है कि आप कितने वर्ग बनाएं, वर्गों की संख्या कितनी हो। कभी कभी वर्गीकरण करते समय यह समस्या आती है कि सामग्री को आप कितने वर्गों में बांटें। सामान्यतः वर्गों की संख्या इतनी हो कि सामग्री का उचित रूप से वितरण हो जाए, वितरण की प्रमुख समस्याएं स्पष्ट रूप से समझ में आ सकें, प्रकट हो। वर्गों की संख्या बहुत अधिक भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। सामान्यतः 6 से 7 वर्ग हों तो अच्छा है। वर्ग विस्तार, वर्गों की संख्या निश्चित होने के बाद दूसरी समस्या ये है कि वर्ग विस्तार यानी कि वर्ग कितना होना चाहिए। 0 से 10 में वर्ग विस्तार 10 है और 0 से 20 में वर्ग विस्तार 20 है। तो ये इसी पर निर्भर करेगा कि आप वर्गों की संख्या कितनी लेना चाहते हैं। मान लेते हैं कि जो मूल्य आपको दिए गए हैं, जैसे वो विद्यार्थियों के प्राप्तांक थे, तो मूल्य जो हैं वो 0 से लेकर 100 तक होंगे। प्राप्तांक तो यही होते हैं। तो अगर आप 0 से 10 लेकर के अगर आप देखें प्राप्तांक और आप 10 का अंतर बनाएं तो 10 वर्ग बनेंगे, और अगर आप 20 का विस्तार ले लें तो 5 वर्ग बनेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इसमें
20 का अगर 5 वर्ग बनाना चाहते हैं तो 20 का वर्ग विस्तार लेंगे, और अगर आप 10 वर्ग बनाने की स्थिति में हैं तो आप 10 का वर्ग विस्तार लेंगे। जितना वर्गों की संख्या ज़्यादा होगी, वर्ग विस्तार जितना कम होगा, आंकड़े उतना ही बेहतर ढंग से आपको सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। वर्ग विस्तार के बारे में जो इन्होंने दिया ये भी पढ़ लें। वर्गों की संख्या निश्चित होने के बाद दूसरी समस्या वर्ग विस्तार को लेकर आती है। वर्ग बनाते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यथासंभव सभी वर्गों की माप समान रहे। वर्ग विस्तार अगर 10 का ले रहे हैं तो 10 ही सभी में रहना चाहिए। वर्ग विस्तार निश्चित करने के लिए सबसे अधिक मूल्य में से सबसे कम मूल्य घटाकर वर्गों की संख्या से भाग देकर वर्ग विस्तार ज्ञात कर लेते हैं। क्या करना होगा? सबसे अधिक मूल्य में से सबसे कम मूल्य घटाइए। जैसे आपने सबसे अधिक मूल्य जाना 100 और सबसे कम मूल्य क्या है? 0 अंकों में। तो हमने 100 में से माइनस किया 0, तो क्या आया? 100 ही आएगा। और इन्होंने क्या कहा? सबसे अधिक मूल्य में से सबसे कम मूल्य को घटाकर वर्गों की संख्या से भाग दे दीजिए। तो वर्गों की संख्या हमने पहले निकाल रखी है, मान लेते 5 हम चाहते हैं, तो अब हम 5 से डिवाइड करें। तो वर्गों की सबसे अधिक मूल्य को सबसे कम मूल्य से घटाया और वर्गों की संख्या से जब डिवाइड किया तो 100/5 किया तो कितना आएगा? 20। यानी कि हमारा वर्ग विस्तार कितना हो जाएगा? 20। वर्ग की सीमाओं की अगर हम बात करें तो इसे अभी हम पढ़ चुके हैं। वर्ग सीमाएं स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक पद किसी न किसी वर्ग में शामिल हो जाए, ऐसी सीमाएं बने। वर्ग सीमाएं अपवर्जी या समावेशी विधि के द्वारा नियुक्त की जा सकती हैं। हाँ, निर्धारित की जा सकती हैं। हाँ, अपवर्जी विधि सरल ज़्यादा होती है। बारंबारताओं की अगर हम बात करें तो बारंबारता सदैव वर्गीकरण की विधियों के उपयोग के अनुसार निश्चित होनी चाहिए। किसी वर्ग की बारंबारता 0 होने पर उस वर्ग के आगे 0 भी लिख देना चाहिए। जैसे मान लिया हमने वर्ग बनाया था 10 से 20 और 10 से 20 अंक लाने वाले कोई विद्यार्थी नहीं थे, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में इसके सामने 0 यानी 0 लिख दिया जाएगा। ठीक है, इससे टेली मार्क लगाते समय कोई गलती नहीं होती है। अच्छा, पूर्ण संख्याओं का उपयोग जहाँ तक हो सके वर्ग विस्तार में, वर्ग सीमाओं में, वर्ग चिन्ह यथासंभव पूर्ण संख्या में होने चाहिए, जिससे गणित संबंधी क्रियाएं और सूत्र आसानी से प्रयोग में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।